हेलो मेरे यूपी के गांव, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का एक वायरल पेपर जानेंगे आज की इस वीडियो में, जो बहुत ही वायरल है आजकल। तो इसका कोड है 323EQ। जो पूरा का पूरा इसका पूर्णांक होता है 100 नंबर का होता है नागरिक शास्त्र। और ये आर्ट साइड स्टूडेंट के लिए है। तो आर्ट साइड के अगर स्टूडेंट हैं आप, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आज हम इस वायरल पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए। देखिए, ये 3 घंटे 15 मिनट का जो आपको समय मिलता है लिखने के लिए, और इसका पूर्णांक होता है 100 नंबर का। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है, और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 10 शब्दों में देना है। अगला पॉइंट, इसमें प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में लिखना है। वही बात करें, अगला जो पॉइंट हमारा है वो है प्रश्न संख्या 21 और 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में देना है। ये आपके जो निर्देश हैं सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए। अब मैं शुरुआत में क्या आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, निम्नलिखित इस 10 प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा उसका 4 विकल्प दिया होगा, और 4 विकल्प में एक जो है सही होगा, और उसी को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? फर्स्ट ऑप्शन इसका है सोवियत संघ पर आर्थिक दबाव था। सेकंड है मायवियत संघ में प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गत विरोध था। गा है का और खा दोनों, और घा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन गा इज करेक्ट ऑप्शन है। का और खा दोनों, अगर इस तरह से आता किसी भी में तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होता है का और खा दोनों ही यही सही होगा। कोई भी क्वेश्चन हो अगर ये ऑप्शन में आता तो ज़्यादातर संभावना इसी का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन अर्थात आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1966 ईस्वी, और सेकंड है 1967 ईस्वी, और थर्ड है 1968 ईस्वी, और घा है इसका 1969 ईस्वी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जो है वो है 1967 ईस्वी, यानी ऑप्शन खा इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है सिहली, सेकंड है तमिल, और थर्ड है ईसाई, और लास्ट इसका है मुस्लिम। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन सिहली। वहाँ पे सिहली जो हैं बहुसंख्यक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का गठन कब हुआ? बांग्लादेश का गठन कब हुआ? ऑप्शन का है 1970, ऑप्शन खा है 1971, ऑप्शन गा है 1975, और ऑप्शन घा है 1991। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन खा
1971 ईस्वी इसका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2014 में कहाँ हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक जो 2014 में हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ये ऑप्शन इसमें है। ऑप्शन का है मुंबई, ऑप्शन खा है न्यूयॉर्क, ऑप्शन गा है ब्राज़ील, ऑप्शन घा है जर्मनी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का इज करेक्ट ऑप्शन मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है विनोबा भावे और थर्ड है महात्मा गांधी और लास्ट है जयप्रकाश नारायण। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन घा इज करेक्ट ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 1956 में कितने राज्य बनाए गए थे? फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकंड है 14 और थर्ड है 16 और लास्ट है 20। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन खा इज करेक्ट ऑप्शन 14। चलिए अगला क्वेश्चन है 1975 में संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर आपातकाल अर्थात इमरजेंसी लागू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 351, सेकंड है 352, थर्ड है 356 और लास्ट इसका 360। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन खा इज करेक्ट ऑप्शन 352। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सेकंड है पंजाब और थर्ड है राजस्थान और लास्ट इसका है दिल्ली। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब, यानी ऑप्शन खा इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था? मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था बच्चों? इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन का है सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने के लिए, ऑप्शन खा है पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, उपाय सुझाने के लिए, ऑप्शन गा है का और खा दोनों, ऑप्शन घा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन गा, का और खा दोनों सही है, तो ऑप्शन गा इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब आपका आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या 11 जो हमारा है यूरोपीय संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था? जो यूरोपीय संघ था उसकी स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो उत्तर में जानेंगे यूरोपीय संघ अर्थात ईयू की स्थापना का उद्देश्य आर्थिक सहयोग बढ़ाना, व्यापार को सरल बनाना, शांति बनाए रखना, सदस्य देशों के बीच एकता को बढ़ावा देना और नागरिकों को स्वतंत्र आवाजाही की सुविधा प्रदान करना था। ये हो गया प्रश्न संख्या 11 का उत्तर। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे 12 क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। तो 12 जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा वैश्वीकरण के कारण भारत में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में आए परिवर्तनों में से किन्हीं दो का उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है विदेशी फास्ट फूड चेन जैसे मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट का प्रसार, आयातित खाद्य पदार्थों जैसे कीवी, एवोकाडो की उपलब्धता। ये हो गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वह विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहा है अर्थात WHO की बात कर रहा है, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसका उत्तर देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करती है।
मुख्य उद्देश्य इसका विश्व भर में स्वास्थ्य स्तर को सुधारना, बीमारियों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग को प्रोत्साहित करना। ये है इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य हमने बता दिया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये वायरल पेपर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्लास 12th के छात्रों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, भारत और चीन के मध्य यानी भारत और चीन के बीच विवाद के 2 कारण बताइए। यानी भारत और चीन के बीच विवाद क्यों हुए उसके 2 कारण बताना है। उत्तर देखेंगे, इसका उत्तर क्या है, तो देखिए इसमें क्या है उत्तर। सीमा विवाद, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन क्षेत्र, चीन का पाकिस्तान के साथ सहयोग और भारत में रणनीतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप, ये था 2 विवाद। भारत और चीन के मध्य 2 विवाद के कारण थे, विवाद के 2 कारण थे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 15 जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 अंगों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 अंगों का नाम पूछ रहा है, तो वह संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात जनरल असेंबली, और सेकंड है सुरक्षा परिषद अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल। ये हो गया आपका, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, तो इसको तैयार ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है 1975 में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा किसने की, तो भैया इंदिरा गांधी भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये क्या किया था 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। कौन की थी, इंदिरा गांधी ने किया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 1975 में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा क्या थी। इसका उत्तर है संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तावित एवं सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था, जिसमें भ्रष्टाचार, आर्थिक समानता और राजनीतिक दमन के खिलाफ लड़ाई और समाज में व्यापक सुधार का आह्वान किया गया था। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग, प्रशासनिक दक्षता और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना। गोवा, ये हो गया आपका, 2 ही पूछा था, 2 कारण हमने बता दिया, तो इसको तैयार कर लीजिएगा आप, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला है गोवा को स्वतंत्रता कब मिली। गोवा को स्वतंत्रता कब मिली, तो गोवा को 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के बाद स्वतंत्रता मिली। ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा है मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है, तो मणिपुर की मुख्य समस्याएं उग्रवाद, जातीय संघर्ष और विकास की कमी है। बहुत ही सिंपल, हूबहू आप ही के शब्दों में सारा का सारा वो क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, तो इसको बाखूबी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि अपने एग्जाम में आप टॉप कर सको। चलिए अगला देखते हैं। अब आगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें 21 पूछ रहा है। 21वां प्रश्न है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता का क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण की चिंता इसलिए आवश्यक है क्योंकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण और जैव विविधता की हानि जैसी समस्याएं वैश्विक हैं और इनका प्रभाव सभी देशों पर पड़ता है।
यह समस्याएं सीमाओं तक सीमित नहीं रहती हैं और इनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीतियों की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारा है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, इसकी व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, यह सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। व्याख्या, यह सिद्धांत बताता है कि सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग करना चाहिए, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां उनकी आर्थिक स्थिति, विकास स्तर और ऐतिहासिक उत्सर्जन के आधार पर तय की जाएंगी। विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक है क्योंकि उन्होंने औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है। वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है, उदाहरणों सहित लिखिए। तो वैश्वीकरण का अर्थ है विभिन्न देशों के बीच व्यापार, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और विचारों का आदान प्रदान या दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल देता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, तो तैयार इसको अच्छे से कर लीजिए। मैं जितना सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ इस पेपर में, हो सकता है कि यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी यही तो है, उदाहरण भी पूछा था इसमें। तो उदाहरण में है विदेशी वस्त्र ब्रांड जैसे नाइकी, जारा का भारत में आना। सेकंड, भारतीय कंपनियों जैसे टाटा, इंफोसिस का विश्व स्तर पर विस्तार। ये हो गया आपका इसका उदाहरण वैश्वीकरण की अवधारणा का उदाहरण हो गया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में गठबंधन की राजनीति एक आवश्यक है, क्यों, इसे स्पष्ट कीजिए। तो बाबू ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा का विषय भी ये है, तो इसको तैयार जरूर करें। देखिए, गठबंधन की राजनीति आवश्यक है क्योंकि विविधता, भारत जैसे बहुजातीय बहुभाषीय देश में विभिन्न समूहों और हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए। अगला हेडिंग है, संसदीय बहुमत, अलग अलग दलों के सहयोग से स्थिर सरकार बनाने में मदद मिलती है। अगला पॉइंट है, सहमति की राजनीति, विभिन्न विचारधाराओं के दल मिलकर सामूहिक निर्णय लेते हैं जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। ये हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, आपातकाल की घोषणा के बाद शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए। आपातकाल की घोषणा के बाद शासन में क्या परिवर्तन आए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। 26वां है, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति मुख्य विशेषताएं क्या हैं। भारत की गुटनिरपेक्षता की वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको तैयार जरूर करिएगा। इसका उत्तर है, मौलिक अधिकार निलंबित, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई। सेंसरशिप यानी प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। विरोध का दमन, राजनीतिक विपक्ष को दबाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। केंद्र का प्रभुत्व, राज्यों की स्वायत्तता सीमित हो गई। चलिए अब आ गया आपका लघु उत्तरीय सेकंड प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 27 जो है ये कह रहा है, दक्षिण एशिया में सार्क यानी SARC की भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
तो सार्क की स्थापना क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन यह अपनी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। इसकी आलोचना के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग है राजनीतिक मतभेद। सदस्य देशों के बीच राजनीतिक मतभेद और अविश्वास सार्क को प्रभावित करते हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव और अन्य देशों के द्विपक्षीय मुद्दे सार्क की बैठकों को प्रभावित करते हैं। अगला हेडिंग है आर्थिक असमानता। सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास से काफ़ी अंतर है, आर्थिक विकास में काफ़ी अंतर है, जिससे सहयोग के प्रयासों में बाधा आती है। बड़े देश छोटे देशों के हितों की अनदेखी कर सकते हैं। अगला हेडिंग है परियोजनाओं का धीमा कार्यान्वयन। सार्क के तहत कई परियोजनाएं शुरू की गई, लेकिन इनका कार्यान्वयन बहुत धीमा है। इससे क्षेत्रीय सहयोग कमजोर होता है। बाहरी हस्तक्षेप। बड़े देशों का हस्तक्षेप सार्क के निर्णयों को प्रभावित करता है और क्षेत्रीय सहयोग को कमजोर बनाता है। अगला पॉइंट है अगला जो हमारा प्रश्न है वो है वर्तमान विश्व व्यवस्था के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान विश्व व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। अगला इसमें जो हेडिंग है सुरक्षा परिषद की सीमाएं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होने के कारण यह अक्सर प्रभावी ढंग से कार्य करने में असमर्थ रहती हैं। अगला हेडिंग है वैश्वीकरण की चुनौतियां। वैश्वीकरण के कारण उभरती हुई चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को नए तरीकों से सोचना होगा। अगला हेडिंग है संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास सीमित साधन है, जिसके कारण यह अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है भारतीय विदेश नीति की किन 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा भारतीय विदेश नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अनबंधित नीति। अनबंधित नीति। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता है और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है। अगला हेडिंग इसमें है गुट निरपेक्षता, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको तैयार जरूर करें। भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी गुट निरपेक्षता को अपनी विदेश नीति का आधार मानता है। अगला हेडिंग इसमें असंतुलित संबंध। भारत के पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध हमेशा मधुर नहीं रहे, विशेषकर पाकिस्तान के साथ। अगला हेडिंग है विकास सहयोग। भारत विकासशील देशों के साथ विकास सहयोग को बढ़ावा देता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है जम्मू कश्मीर की समस्या के कारण क्या है, भारतीय सरकार इसे किस प्रकार से हल करने का प्रयास कर रही है। तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर की समस्या के कारण और समाधान के प्रयास। समस्या के कारण आइए देखते हैं। पहला जो कारण इसमें हेडिंग है ऐतिहासिक विवाद। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान कश्मीर का भारत में विलय और पाकिस्तान का विरोध। सेकंड है आतंकवाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। और इसमें अगला पॉइंट है धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन, कश्मीर में अलगाववादी मानसिकता और सामाजिक असंतोष। चौथा हेडिंग है राजनीतिक स्थिरता, स्थानीय सरकारों और केंद्र के बीच तनाव।
अगला हेडिंग है भारतीय सरकार के समाधान प्रयास। भारतीय सरकार के समाधान प्रयास, इसमें एक हेडिंग है अनुच्छेद 370 का निष्कासन 2019, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त समाप्त कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब बनाएगा? जब 370 को हटा करके वहाँ पे 2019 में उसको एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। अगला हेडिंग है विकास योजनाएं। विकास योजनाएं क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही। आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही, सेना और सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद को नियंत्रित करने का प्रयास। अगला हेडिंग है समाज में समावेश, कश्मीरी युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब आपका आ जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया। अब चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ को शक्तिशाली संगठन बनाने वाली किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। उत्तर इसका यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन। यहाँ गलती से लिखा यूरोपीय केवल, सॉरी, यहाँ पर क्या है यूरोपियन होना चाहिए, ठीक है। यूरोपियन संघ को विश्व की सबसे शक्तिशाली आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं में से एक बनाया है। इसकी शक्ति के पीछे कई कारक काम करते हैं। जैसे पहला कारक एकल बाजार। यूरोपीय संघ ने एकल बाजार की स्थापना की है, जिसके तहत सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाओं को हटा दिया गया है। इससे व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है और आर्थिक विकास को गति मिली है। सेकंड हेडिंग है एकल मुद्रा। यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों ने एकल मुद्रा यूरो को अपनाया है। इससे मुद्रा परिवर्तन की समस्या समाप्त हुई और व्यापार को आसान बनाया गया। अगला हेडिंग है सामूहिक निर्णय लेना। सामूहिक निर्णय लेना। यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। इससे सदस्य देशों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देता है यानी बढ़ता है और वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत आवाज़ बन पाते हैं। अगला हेडिंग है साझा नीतियाँ। यूरोपीय संघ ने कृषि, पर्यावरण, न्याय और अन्य क्षेत्रों में साझा नीतियाँ बनाई हैं। इससे सदस्य देशों के बीच समन्वय बढ़ता है और वे वैश्विक चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपट पाते हैं। इसमें एक अथवा करके क्वेश्चन भी दिया गया है। अथवा करके जो दिया गया है इसको देखते हैं। अथवा करके जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के मध्य यानी के बीच विवाद के क्या कारण हैं? इन्हें सुलझाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इसका उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण कश्मीर मुद्दा है। इसके अतिरिक्त जल संसाधनों, सीमा विवाद और आतंकवाद भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण रहे हैं। विवाद का कारण कश्मीरी मुद्दा। दोनों कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं। जल संसाधन, सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद। सीमा विवाद, सीमा के कुछ हिस्सों को लेकर दोनों देश के बीच मतभेद हैं। आतंकवाद, पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी हमले भारत में अशांति फैलाते हैं। विवाद को सुलझाने के उपाय। वार्ता, दोनों देशों को आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। तटस्थ मध्यस्थता, किसी तटस्थ देश या संस्था की मध्यस्थता से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आतंकवाद पर अंकुश, दोनों देशों को आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। विश्वास निर्माण उपाय, दोनों देशों को एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाने के लिए उपाय करने चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है भारत के आर्थिक विकास और में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको। इसका उत्तर है भारत की आर्थिक विकास प्रक्रिया में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं
का महत्वपूर्ण योगदान था। फर्स्ट हेडिंग इसमें है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 तक। यह योजना कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। यह योजना कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी क्योंकि भारत में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। योजना में सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ, कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय और खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दिया गया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दी गई और बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ, जैसे जलाशयों और नहरों का निर्माण। अगला हेडिंग है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। यह योजना औद्योगिकरण और भारी उद्योगों की स्थापना पर केंद्रित थी। योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को औद्योगिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना था, जिसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई थी। इसमें ऊर्जा, धातु, इंजीनियरिंग और रसायन उद्योगों का विकास किया गया। इसके माध्यम से भारत ने बुनियादी ढांचे के लिए कई उद्योग स्थापित किए, जैसे भाखड़ा, नागलबांध और स्टील संयंत्र। अब इसी में एक अथवा क्वेश्चन भी दिया गया है। अथवा में देगा भारत के समय विकास के प्रश्न पर प्रमुख मतभेद क्या थे, उन्हें कैसे सुलझाया गया। चलिए इसको देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में विकास के प्रश्न पर मुख्य मतभेद ये थे औद्योगिकीकरण बनाम कृषि। कुछ लोग औद्योगिकीकरण पर जोर देते थे, जबकि अन्य कृषि विकास को प्राथमिकता देते थे। सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र। कुछ लोग सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के पक्ष में थे, जबकि अन्य निजी क्षेत्रों को अधिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आत्मनिर्भरता बनाम वैश्वीकरण। कुछ लोग आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था चाहते थे, जबकि अन्य वैश्वीकरण के पक्ष में थे। इन मतभेदों को सुलझाने के लिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया गया। पंचवर्षीय योजनाएं। आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं। कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया गया। धीरे धीरे वैश्वीकरण। भारत ने धीरे धीरे वैश्वीकरण की ओर कदम बढ़ाया। तो ये रहा आपका नागरिक शास्त्र का जो वायरल पेपर था। मैंने पूरा का पूरा वायरल पेपर आपको जो इस वीडियो में करा दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हमारी हौसला और भी बढ़े और ऐसे ही नई वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।